मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। जेनेटिक्स में आज हम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। पूर्व में हम डिलेशन और डुप्लीकेशन पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन पर चर्चा करेंगे। ट्रांसलोकेशन, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में जो खंडों का ट्रांसलोकेशन होता है या कहें कि खंडों का ट्रांसफ़र होता है, वो यूनिलैटरल हो सकता है और बाईलैटरल हो सकता है। हम यहाँ दो अलग अलग गुणसूत्र देखते हैं। ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है। यहाँ से इसका ये खंड ब्रेक होता है और यहाँ से अगर ये यूनिलैटरल है तो एक ही गुणसूत्र का खंड ब्रेक होगा, चाहे तो वो ए का हो या बी का हो, और वो दूसरे गुणसूत्र पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा, ए का ये सेगमेंट जब टूटता है तो ये आर्म छोटी हो जाएगी और ये बी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये बी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ। तो बी की ये जो आर्म है ये लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ही गुणसूत्र का जो खंड है वो ब्रेक हुआ है और वो दूसरे पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसको हम कहेंगे यूनिलैटरल। लेकिन अगर दोनों ही जो गुणसूत्र हैं उनके खंड टूटते हैं, जैसे ये यहाँ से ब्रेक हो और ये यहाँ से ब्रेक हो और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे, जो जैसे ये बी है ये ए है, तो बी का खंड ये यहाँ इसके ऊपर स्थानांतरित हो जाता है और जो ए का ये जो टूटा है खंड ये स्थानांतरित हो जाता है बी पर। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये ए का खंड है जो इसके ऊपर स्थानांतरित हो गया और ये बी का खंड है जो ए गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो गया। तो यहाँ पर दोनों गुणसूत्रों के जो खंड हैं वो आपस में ट्रांसलोकेट इसमें हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे बाईलैटरल ट्रांसलोकेशन। तो जो ट्रांसलोकेशन है वो यूनिलैटरल हो सकता है और वो बाईलैटरल हो सकता है। कुछ जो ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण होते हैं उनका एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस होता है, उद्विकासीय महत्व होता है, और इन्हें हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस या सेगमेंटल इंटरचेंजेस कहते हैं। इस प्रकार के जो स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन होते हैं वो नॉन होमोलोगस गुणसूत्र के जो खंड हैं उनके आदान प्रदान के कारण संभव होते हैं और ये बाईलैटरल होते हैं। यदि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके दोनों गुणसूत्र में ट्रांसलोकेशन होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स, और अगर होमोलोगस पेयर के एक गुणसूत्र में ट्रांसलोकेशन होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स। ये हम पहले पूर्व में देख चुके हैं। अब जब हम साइटोलॉजी ऑफ ए ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट देख रहे हैं, एक स्थानांतरण विषम युग्मज का कोशिका विज्ञान, तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स में होता है उसमें क्या हमें कोशिका विभाजन के समय दोनों गुणसूत्रों के बीच में जब पेयरिंग होती है तो किस प्रकार की स्थिति हमें नज़र आती है। तो जब ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स हैं तो पेयरिंग करने में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि दोनों जो गुणसूत्र हैं उनमें स्थितियां एक समान होती हैं। लेकिन जब ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स हैं तो दोनों गुणसूत्र के ऊपर जो जीन हैं वो उनमें एक खंड में परिवर्तन होता है। जैसे हम अगर ये देखें कि ये दो होमोलोगस पेयर हैं, जब इनमें ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है तो दोनों में एक जैसे दोनों
जो आर्म हैं उनकी भुजाओं की लंबाई एक बराबर है, उनके ऊपर जो जीन हैं वो एक जैसे हैं। लेकिन जब इनके बीच में हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता है, तो जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, और इसमें ये खंड है जिसका ट्रांसलोकेशन हुआ है, तो यहाँ इस जगह इनकी पेयरिंग संभव नहीं हो पाएगी। और क्योंकि ये जो खंड इस एक गुणसूत्र में किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का आया है, तो वो इस होमोलोगस क्रोमोसोम के जो उसके साथ वाला पेयर है उसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा। इसकी पेयरिंग उस गुणसूत्र के साथ होगी जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके ये खंड ब्रेक होकर यहाँ आया है। तो इसमें दो से ज़्यादा जब मेटाफेज प्लेट पर ये व्यवस्थित होंगे तो यहाँ पर दो से ज़्यादा गुणसूत्र एक साथ पेयरिंग में हमें नज़र आएंगे। और क्योंकि दो से ज़्यादा गुणसूत्र उस समय पेयरिंग में या कहें जो मेटाफेज प्लेट पर नज़र आते हैं, उसके कारण यहाँ पर क्रॉस की स्थिति बनती है, या यूँ कहें कि यहाँ ये चतुसंयोजक या क्वाड्रीवेलेंट बनाते हैं। और ये जो क्रॉस का निशान के कारण या इन गुणसूत्र के विशेष व्यवस्था के कारण, जो इनकी ख़ास तरह की पेयरिंग होती है, उसके कारण हमें जो ओरिएंटेशन मिलता है ये 3 प्रकार का हो सकता है: अल्टरनेट, एडजेसेंट फर्स्ट और एडजेसेंट सेकेंड। यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स के बीच मियोसिस के पैचिटिन स्टेज में किस प्रकार पेयरिंग होती है और किस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे गैमेट फॉर्म होते हैं और वो गैमेट किस प्रकार के होते हैं। तो क्रोमोसोम पेयरिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड इन ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स। यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 प्रकार के जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का और ये दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का। और इनके बीच में यहाँ पर ये इनके एक एक दोनों जो होमोलोगस पेयर हैं, ये फर्स्ट पेयर होमोलोगस, ये सेकेंड पेयर, इन दोनों के एक एक गुणसूत्र के बीच में यहाँ हम ट्रांसलोकेशन देख रहे हैं। इसके इस गुणसूत्र में और इस होमोलोगस पेयर के इस गुणसूत्र में, तो यहाँ हम ये ट्रांसलोकेशन देख रहे हैं दोनों में। ये पार्ट है ट्रांसलोकेट हुआ है और एक ये पार्ट ट्रांसलोकेट हुआ है। तो ये जब मेटाफेज प्लेट पर जाएंगे तो दोनों जो गुणसूत्र हैं, इसके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम और इसके भी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनके ये खंड एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ मेटाफेज प्लेट पर हमें 4 गुणसूत्र पेयरिंग में नज़र आएंगे जो सामान्यतः 2 होते हैं। और जब ये चारों गुणसूत्र पेयरिंग करेंगे तो ये ख़ास तरह की एक विन्यास हमें दर्शाते हैं, जो ये क्रॉस का निशान हमें नज़र आ रहा है। और किस प्रकार ये पेयरिंग करेंगे, जैसे ये जो गुणसूत्र है जिसमें 1 से लेके 6 तक जीन्स हैं वो ये है, और इसका ये जो सेकंड इसका जो गुणसूत्र है फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेकंड वाला गुणसूत्र है, वो जब इसके साथ पेयर करेगा तो इसके 4, 5 और 6 नंबर के जो जीन हैं वही इसके साथ पेयर करेंगे। 7, 8 और जो 9 हैं वो इस क्रोमोसोम के साथ करेंगे। तो 4, 5, 6 यहाँ इसके साथ पेयर करेंगे, और क्योंकि ये जो आगे वाले
7, 8, 9 है वो इसके साथ पेयर करेंगे तो ये इस प्रकार इसके साथ मुड़ेगा और ये यहाँ इसके साथ पेयरिंग करेगा। और इसी प्रकार से जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जैसे ये है, तो इसमें इसकी जो आर्म है वो एक आर्म आधा इसके साथ पेयर करेगी और दूसरी जो आर्म है वो इसके साथ पेयर करेगी यहाँ पर, और इस तरह से ये संरचना बनेगी। जब ये मेटाफेज प्लेट से हटेंगे और जो नए बनने वाले सेल्स हैं उनमें जाएंगे, जब यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन 3 तरह से संभव होता है। ये अल्टरनेट हो सकते हैं, ये एडजेसेंट 1 हो सकते हैं, ये एडजेसेंट 2 हो सकते हैं। मतलब अल्टरनेट का मतलब है कि ये आमने सामने वाले दोनों एक तरफ जाएंगे और ये दोनों एक तरफ जाएंगे, तब हम इसे कहते हैं अल्टरनेट क्रम। एडजेसेंट जो इसका सेपरेशन है उसमें हम देखेंगे कि या तो ये इस तरह से दोनों एक तरफ जाएंगे, इधर वाले ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये इधर वाले दोनों एक तरफ जाएं और ये दोनों एक तरफ जाएं। तो सेपरेशन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ये एडजेसेंट फर्स्ट और सेकंड में होगा। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्टरनेट में, जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के ओरिएंटेशन में दोनों जो ट्रांसलोकेट गुणसूत्र हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो एक ध्रुव की तरफ होते हैं और वो जिनमें ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है वो दूसरे ध्रुव की तरफ होते हैं। और इस प्रकार जो गैमेट्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम क्योंकि पूरे जीन युक्त होते हैं, उनमें सारे जीन होते हैं, इसलिए वो फंक्शनल होते हैं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का गैमेट में दोनों जो गुणसूत्र हैं ये होमोलोगस पेयर, इनका एक एक गुणसूत्र यहाँ आया है। उस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि जीन सारे हैं ट्रांसलोकेशन के बावजूद। ये जो दोनों अलग अलग नॉन होमोलोगस पेयर हैं, इसमें एक में 1 से लेके 6 तक सारे जीन हैं, दूसरे में 7 से लेके 12 तक सारे जीन हैं। जो दूसरा गैमेट हम देख रहे हैं उसमें एक गुणसूत्र में 1 से लेकर यहाँ 1, 2, 3 हैं, तो 4, 5, 6 जीन ये ट्रांसलोकेट जो गुणसूत्र का दूसरा जो गुणसूत्र है ट्रांसलोकेशन के खंड जिस पर ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जीन सारे हैं। 1, 2, 3 यहाँ हैं, 4, 5, 6 यहाँ हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरा जो होमोलोगस पेयर था उसका एक गुणसूत्र जो इसमें आया है उसमें भी जीन सारे हैं, जैसे 7, 8, 9 यहाँ नीचे हैं, तो जो 10, 11, 12 है वो दूसरे गुणसूत्र पर जो ट्रांसलोकेट हुआ है पार्ट उस पर है। लेकिन क्योंकि जीन सभी मौजूद हैं इसलिए इस प्रकार के जो गैमेट्स बनते हैं वो फंक्शनल होते हैं। दूसरी तरफ जब हम एडजेसेंट फर्स्ट और एडजेसेंट सेकंड में स्थिति देखते हैं तो गैमेट्स की स्थिति इस प्रकार होती है। पहले तो जो मेटाफेज प्लेट पर यहाँ पर गुणसूत्र व्यवस्थित रहते हैं वो एडजेसेंट फर्स्ट में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि इस होमोलोगस पेयर का ये गुणसूत्र और इस होमोलोगस पेयर का ये गुणसूत्र, ये दोनों एक ध्रुव की तरफ होते हैं और इनके जो दूसरे गुणसूत्र हैं नॉन होमोलोगस पेयर के वो दूसरी तरफ होते हैं। एडजेसेंट सेकंड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ होते हैं और ये दोनों होमोलोगस जो गुणसूत्र हैं वो दूसरे ध्रुव की तरफ होते हैं और इनके कारण जो गैमेट्स बनते हैं
वो नॉन फंक्शनल होते हैं। वो नॉन फंक्शनल इसलिए हैं कि कुछ जीन ऐसे होते हैं इनमें जो रिपीट हो जाते हैं और कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे हम इस गैमेट में देख रहे हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट गैमेट में अगर हम देखें तो पहला जो इसमें गुणसूत्र यहाँ से आया है, ये जो गुणसूत्र आया है इसमें 1 से लेके 6 तक पूरे जीन हैं। लेकिन जो दूसरा गुणसूत्र है उसमें ये जो गुणसूत्र इसमें आया है इसमें 1 2 3 और 10 11 12 है। तो 1 2 3 यहाँ रिपीट हुए हैं और जो खंड ट्रांसलोकेट हुआ था 7 8 9, वो 7 8 9 नंबर के जीन यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो ये जो गैमेट बनेगा ये नॉन फंक्शनल बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जो दूसरा गैमेट हम यहाँ देख रहे हैं इसमें ये एक इस होमोलोगस पेयर से यहाँ पर ये गुणसूत्र आया है और इस होमोलोगस पेयर से ये गुणसूत्र आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस गुणसूत्र में सारे जीन मौजूद हैं 7 से लेकर 12 तक, लेकिन यहाँ 7 8 9 रिपीट हुए हैं ये, और जो 7 8 9 यहाँ रिपीट हुए हैं और उसके बाद में यहाँ 4 5 6 है। तो 1 2 3 नंबर के जो जीन है वो इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये जो गैमेट बनेगा ये भी नॉन फंक्शनल होगा। बिल्कुल उसी तरह से जो एडजेसेंट सेकंड है उसमें भी जो दोनों गैमेट बनते हैं ये नॉन फंक्शनल बनते हैं। तो हेट्रोजाइगोट्स के बीच में जब पैचिटिन में पेयरिंग होती है ट्रांसलोकेट हेट्रोजाइगोट्स के जो गुणसूत्र हैं उनके बीच में, तो अल्टरनेट अगर ओरिएंटेशन के द्वारा सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का तो बनने वाले गैमेट्स फंक्शनल होते हैं, और जो एडजेसेंट ओरिएंटेशन के कारण सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का मेटाफेज प्लेट से दोनों पोल की तरफ, तो बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स। जो ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स हैं उनके बीच में जब सेल्फ क्रॉस किया जाता है, उनसे बनने वाले गैमेट्स के बीच में जब सेल्फ क्रॉस किया जाता है, वो गैमेट्स जो अल्टरनेट ओरिएंटेशन के सेपरेशन से बने थे। मेटाफेज प्लेट पर जो अल्टरनेट ओरिएंटेशन होता है अभी जो पूर्व में हमने देखा, उससे जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स के बीच में, क्योंकि वो फंक्शनल बनते हैं दोनों गैमेट्स, उन दोनों गैमेट्स के बीच में जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेनी हमें मिलती है, जो संतति हमें मिलती है, वो संतति हमें 3 तरह की मिलती है। वो नॉर्मल हो सकते हैं, उनमें ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स हो सकते हैं और ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स हो सकते हैं, और इनका जो अनुपात है हमें वो 1:2:1 मिलता है। एक नॉर्मल संतान होती है, होने की संभावना होती है, 2 जो ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स होते हैं और 1 जो ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट होते हैं। तो इस प्रकार की संतति हमें प्राप्त होती है जो अल्टरनेट ओरिएंटेशन के कारण ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट से बनने वाले गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तब। ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स की जो उपस्थिति है उसको सेमी स्टेरिलिटी यानी अर्ध बंध्यता की उपस्थिति के कारण पहचाना जाता है, और मेटाफेज प्लेट पर मियोसिस के पैचिटिन की मेटाफेज प्लेट जिसमें जो क्वाड्रिवेलेंट्स निर्मित होते हैं उनके द्वारा, उनकी स्थिति के द्वारा भी हम इन्हें पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं इन्वर्जन, प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण क्या है।
जब एक गुणसूत्र दो स्थानों पर टूटता है और वो फिर 180 डिग्री पर घूम जाता है और फिर रिवर्स ऑर्डर में पुनः जुड़ जाता है, तो हम इसे कहते हैं इन्वर्जन। जैसे अगर हम ये देखें कि ये एक गुणसूत्र है और इस पर ये जीन उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये ब्रेक होता है 3 से और 7 के बाद। तो इसका जो ये खंड ब्रेक होता है ये 180 डिग्री पर रोटेट होता है और फिर ये वापस जुड़ता है, तो फिर हमें ये दिखता है 1 2 और 7 नंबर, फिर 6 नंबर, और उसके बाद में यहाँ इसका सेंट्रोमियर है, फिर 5 नंबर, 4 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 8 नंबर। तो ये जो 180 डिग्री पर घूमकर ये वापस रिवर्स ऑर्डर में जुड़ता है, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। अब जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि जो इन्वर्जन है ये दो प्रकार का होता है, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक, यानी पराकेंद्री और परिकेंद्री। जो हम यहाँ जो हमने देखा एग्जाम्पल, इसमें जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर जो इन्वर्जन वाला सेगमेंट है इसके बीच में है, तो इसे हम कहेंगे परिकेंद्रीय या पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। और अगर ये खंड गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर है उसके एक तरफ, ये सेंट्रोमियर यहाँ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये खंड ब्रेक होता है और फिर ये 180 डिग्री पर घूमकर रिवर्स ऑर्डर में जुड़ता है, तब हम इसे कहेंगे कि ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन दो तरह का होता है, जब सेंट्रोमियर के बीच में हो, खंडित भाग के बीच में हो, और जब सेंट्रोमियर खंडित भाग के बीच में नहीं हो। जब सेंट्रोमियर खंडित भाग के बीच में होगा तो पेरिसेंट्रिक, और जब सेंट्रोमियर खंडित भाग के बीच में नहीं होगा तो पैरासेंट्रिक। साइटोलॉजी ऑफ इन्वर्जन। एक प्रतिलोमन विषम युग्मजी में यानी हेट्रोजाइगोट में इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट, दो समजातीय गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र में प्रतिलोमित खंड होता है, इसलिए जो नॉर्मल पेयरिंग है वो संभव नहीं हो पाती, और जो समजातीय खंडों के युग्मन के कारण दोनों गुणसूत्रों में से प्रत्येक के द्वारा एक पाश का निर्माण होता है, एक लूप फॉर्म हो जाता है। यानी जो इन्वर्जन जिस क्रोमोसोम में हुआ है उसमें क्योंकि क्रम बदल जाता है जीन का, तो जो दूसरा गुणसूत्र उसमें है उसके साथ होता है, पेयरिंग करता है, वो उसके साथ नॉर्मल पेयरिंग नहीं कर सकता, और उसके कारण दोनों जो क्रोमोसोम हैं जो पेयरिंग कर रहे हैं होमोलोगस पेयर्स, उनके बीच में लूप्स फॉर्म होते हैं, दोनों ही लूप फॉर्म करते हैं। पराकेंद्री और परिकेंद्री दोनों प्रकार के इन्वर्जन में ये लूप फॉर्म होते हैं, और इसके कारण जो क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और जो मियोसिस की स्टेजेस होती हैं इसके बाद वाली, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन देख रहे हैं। ये गुणसूत्र हैं, दो गुणसूत्र यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये एक होमोलोगस पेयर है, ये होमोलोगस पेयर है एक, और ये अर्धसूत्री विभाजन में इनका दोनों का जो बाइवेलेंट बने हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर।
और इसमें से एक में इन्वर्जन हुआ है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं एक, इसमें इन्वर्जन नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीन का क्रम है। यहाँ जो इसी का दूसरा पेयर है गुणसूत्र का, जिसका बाइवेलेंट हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं जीन का क्रम 1 2 और उसके बाद 3 यहाँ है, 4 5 6, ये जो सेगमेंट है इसमें इन्वर्जन हुआ है। और ये जो मियोसिस में हम देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन पैचिटीन में, तो क्योंकि दोनों ये जो बाइवेलेंट हैं दोनों होमोलोगस पेयर के, इनमें दोनों में पेयरिंग के लिए लूप बनते हैं। यहाँ वो क्रोमोसोम जो विदाउट इन्वर्जन है उसमें हम जीन का क्रम देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वो जो दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें इन्वर्जन है उसमें पेयरिंग के लिए यहाँ लूप किस तरह फॉर्म होता है, एक नंबर के जीन के साथ एक, दोनों एलील 2 एक दूसरे के सामने, और फिर जो 3 है, क्योंकि 3 नंबर का जीन यहाँ पर है इसमें, तो इसके लिए ये रोटेट होता है। यहाँ पर देखो ये फिर ऐसे करके उल्टा आता है, उन जीन का आमने सामने होना ज़रूरी है पेयरिंग के लिए, और इसलिए ये एक लूप बना लेता है। और इस लूप के बनने के बाद जब सेपरेशन होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, या इन जो क्रोमोसोम है उनका जो सेपरेशन होता है मेटाफेज प्लेट से, मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में जो गुणसूत्र हमें प्राप्त होते हैं इस अभिविन्यास के कारण, जो पाश यहाँ पर बने हैं, तो हमें मिलता है कि एक तो 3 गुणसूत्र शामिल होते हैं। एक तरफ जो सेपरेशन होता है उसमें 2 सेंट्रोमियर युक्त 3 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एक सेंट्रोमियर यहाँ है, एक सेंट्रोमियर यहाँ है, और ये जो तीनों गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ये सेपरेशन एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ जो सेपरेशन होता है उसमें एक ऐसा गुणसूत्र होता है जिसमें सेंट्रोमियर होता ही नहीं है। और इस तरह के एबनॉर्मल सेपरेशन होते हैं जब एनाफेज में गुणसूत्र जाते हैं मेटाफेज प्लेट से सेपरेशन के बाद। जो इन्वर्जन या कहें इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट्स के बीच में जब पेयरिंग होती है मेटाफेज प्लेट में मियोसिस फर्स्ट में, जो डाइसेंट्रिक ब्रिज और एसेंट्रिक फ्रेगमेंट हमें एनाफेज फर्स्ट में मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। ये वो स्थिति है जब 2 सेंट्रोमियर यहाँ हैं, डाइसेंट्रिक ब्रिज है ये, और यहाँ पर 3 गुणसूत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। और एक वो गुणसूत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का सेंट्रोमियर नहीं है। अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में जो सेंट्रोमियर है उसके एक ही तरफ अगर होता है इन्वर्जन तो हम उसे कहते हैं होमोब्रैंकियल इन्वर्जन, और अगर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ इन्वर्जन होता है तो हम उसे कहते हैं हेट्रोब्रैंकियल इन्वर्जन। देन पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्योंकि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है, तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये एक होमोलोगस पेयर है और ये उसके बाइवेलेंट यहाँ है। यहाँ इन्वर्जन जो हम देख रहे हैं वो है जो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ से आर्म यहाँ से ब्रेक हुआ है
और ये 3 नंबर यहाँ से ब्रेक हुआ है और उसके बाद में यहाँ से 6 नंबर और ये 180 पर घूमकर 6 नंबर 5 नंबर 4 और 3 इसका क्रम उल्टा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमेयर इसमें इन्वॉल्व है तो हम इसे कहते हैं कि ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है। और बिल्कुल जैसा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में होता है इसमें भी गुणसूत्रों का जो पेयरिंग है उसमें जीन्स को एक दूसरे के आमने सामने पेयर करने के लिए क्रोमोसोम में जो मियोसिस का पैचिटिन है उसमें कॉन्फ़िगरेशन के समय जो उसकी अभिविन्यास होता है उसमें लूप बनते हैं और ये लूप जब मेटाफेस प्लेट पर बनने के बाद जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज फर्स्ट में तो गुणसूत्रों की जो स्थिति वहाँ पर होती है वो इस प्रकार होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर के जो बाइवेलेंट प्रोडक्ट होते हैं उसमें बाइवेलेंट के एक क्रोमोसोम में हमें डिलीशन और डुप्लीकेशन नज़र आता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बाइवेलेंट है और इसमें हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे जीन हैं। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के जीन का यहाँ पर डिलीशन हुआ है और 2 और 1 नंबर के जीन का डुप्लीकेशन हुआ है। उसी तरह जो दूसरा बाइवेलेंट हम यहाँ देख रहे हैं उसमें भी हम देखेंगे कि एक जो क्रोमोसोम है उसमें सारे जीन हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम है इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 और 2 नंबर का जो जीन है उसका डिलीशन हुआ है और वो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद 3 4 5 6 और 7 और 8 नंबर के जो जीन हैं उनका डुप्लीकेशन हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो क्रोमेटिड्स हैं दोनों बाइवेलेंट के उनमें कुछ जीन का डिलीशन और कुछ जीन का डुप्लीकेशन हमें मिलता है, लेकिन पैरासेंट्रिक की तरह यहाँ पर डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक जो गुणसूत्र हैं वो प्राप्त नहीं होते। जो शेप यहाँ पर हमें मिलती हैं क्रोमोसोम्स की, चेंज इन क्रोमोसोम शेप ड्यू टू पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन्स। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्योंकि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है तो उसके कारण जो गुणसूत्र है उसकी शेप बदल जाती है। जैसे हम अगर देखें कि ये एक गुणसूत्र है और इसकी एक आर्म छोटी है दूसरी आर्म बड़ी है और ये सेंट्रोमियर है और ये यहाँ से अगर ब्रेक होता है और उसके बाद में ये रोटेट होता है और फिर जुड़ता है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ जो सेंट्रोमियर मध्य में नहीं है, सब मेटासेंट्रिक है ये, लेकिन अब जब ये आर्म घूमकर ये वाले आर्म भी लंबी हो जाएगी, ये पार्ट इसका यहाँ ये एक आर्म है ये दूसरा आर्म है तो ये आर्म इसकी जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये सेंट्रोमियर की स्थिति ये हो जाएगी और उसके बाद में ये इधर वाला खंड यहाँ जुड़ेगा और फिर ये, तो ये दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे भुजा। तो वो स्थिति सेंट्रोमियर की जो सब मेटासेंट्रिक था अब ये मेटासेंट्रिक हो जाएगा और इसके कारण जो शेप ये हम देख रहे हैं सब मेटासेंट्रिक की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रोमियर जो यहाँ है सेंट्रोमियर ये सेंटर में आ गया है एनाफेज में। तो इस तरह से जो शेप है वो भी बदल जाएगी स्वाभाविक रूप से। जब एक आर्म छोटी है और दूसरी लंबी है तो उसका शेप अलग होता है और जब दोनों आर्म एक जैसे होते हैं तो उनका शेप अलग तरह का होता है। तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के परिणाम स्वरूप
जो क्रोमोसोम हैं उनकी मेटाफेज प्लेट से जब वो एनाफेज अवस्था में मूव करते हैं दोनों सेंटर्स की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ, तो उनका शेप चेंज हो जाता है। पोजीशन इफेक्ट, गुणसूत्र पर जो जीन की स्थिति होती है वो जीन की स्थिति क्या है इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम पर जो नियरेस्ट जीन होते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, ये समीपस्थ जीन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जो क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है उसमें जो जीन का एक्सचेंज होता है वो भी जो नियरेस्ट जीन होते हैं उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज की घटना होने की प्रतिशत ज़्यादा होता है, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है तो जो क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज की घटना है वो होने की संभावना कम होती है। और जो नियरेस्ट जीन होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके कारण जो पोजीशन बदलती है इन्वर्जन के कारण और ट्रांसलोकेशन के कारण या किसी भी तरह के म्यूटेशन के कारण, जब क्रोमोसोम के ऊपर जीन की स्थिति बदलती है तो उसके कारण उसका व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। कुल मिलाकर सभी प्रकार के जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। इससे एवोल्यूशन को दिशा प्राप्त होती है और जो नए स्पीसीज़ हैं उनका उद्भव होता है, उनका ओरिजिन होता है। गुणसूत्र के भाग या खंड के स्थानांतरण से जीन की मात्रा में परिवर्तन न होने की स्थिति में भी नए लक्षण प्रारूप प्रकट होते हैं। जीन एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, नहीं जुड़ रहे, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक जीन समुच्चय स्थानांतरित होकर नए स्थल पर आता है तो इस स्थल पर उपस्थित जीन्स स्थानांतरित होकर आई जीन्स पर विभिन्न प्रभाव दर्शाते या भिन्न प्रभाव डालते हैं। और ये जो जीन की नई स्थिति के कारण जो उसके नियरेस्ट जीन का उसके ऊपर इफेक्ट जो डलता है, उसका जो प्रभाव उसके ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं पोजीशन इफेक्ट। और ड्रोसोफिला में जो हमने बार आई का जो कैरेक्टर देखा था वो भी पोजीशन इफेक्ट का ही प्रभाव होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्ट्रक्चरल चेंजेज जो क्रोमोसोम में होते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, उनके कारण किस प्रकार के गुणसूत्रों में परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के म्यूटेशंस होते हैं, और उनके प्रभाव लक्षणों में, संततियों में हमें किस प्रकार नज़र आते हैं। थैंक यू।